हाय फ्रेंड्स, सो इन द कोर्स ऑफ फिजिक्स ऑप्शन फॉर यूपीएससी हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैकेनिक्स कोर्स को। और मैकेनिक्स कोर्स का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूनिट वेक्टर के बारे में कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। और यहाँ मेनली हमने डील किया था दो तरह के दो दो यूनिट वेक्टर को। एक तो आपका रेडियल यूनिट वेक्टर था, दैट वाज ईयर, ठीक है। एंड द सेकंड वन वाज टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, दैट वाज ईटी। तो चलिए एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आई एम सॉरी, हमने डिस्कस किया था इस कॉन्सेप्ट को कि लॉज ऑफ मोशन क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया था ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मोशन होता है रेडियस के अलाउंग, तो यूनिट वेक्टर ईयर होता है। सेकंड मोशन टेंजेंट के अलाउंग हुआ, इसलिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, ईटी कैप होता है। तो ये जो पहला क्लास था हमारा, फर्स्ट जो लेक्चर था, दैट वाज सिंपली बेसिक्स, ठीक है। बट आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज हमारा मतलब क्या कहते हैं, मेन कोर्स हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज के कोर्स में क्या है कि जैसे आपका सिलेबस लिखा हुआ है लॉज ऑफ मोशन, जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंट अभी हमने कवर भी नहीं किया, इसको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। बट इससे पहले हम कवर करेंगे एप्लीकेशन टू रोटेटिंग फ्रेम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेंट्रीपिटल एंड कोरियोलिस एक्सेलरेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, दैट इज रोटेटिंग फ्रेम, सेंट्रीपिटल एंड कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो, इस टॉपिक को कवर करने के लिए जो है आप दो रेफरेंस बुक को कवर कीजिए, ठीक है। तो पहला तो एक तो आप जेसी उपाध्याय, इसे आप कवर कर सकते हैं, जेसी उपाध्याय, ठीक है। और दूसरी जो बुक है उसे आप कवर कर सकते हैं, दैट इज डीएस माथुर, डीएस माथुर। और यदि आप थोड़ा सा और भी स्टडी करना चाहते हैं तो आप क्लैपटन को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, क्लैपनर। बट मुझे लगता है कि ये दोनों बुक जो है सफिशियंट है, जेसी उपाध्याय और डीएस माथुर, फॉर दिस टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम एंड सेंट्रीपिटल एंड कोरियोलिस फोर्स एक्सेलरेशन, आई एम सॉरी। तो एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, जैसे कि हम जनरली डिस्कस करते हैं, तो जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा, तो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो है यूपीएससी के असाइनमेंट यहाँ दिए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियसली आए हुए हैं यूपीएससी में, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने कंडीशन में होंगे, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ओके। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और यदि आपको सॉल्यूशन को भेजना हो, ठीक है, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है रिसर्वाइस एकेडमी के नाम से, ओके। तो ये जो रिसर्वाइस एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ आप सॉल्यूशन को अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ओके। खैर, तो जो लेटेस्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है वो 2022 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर लेंगे, ओके। सो बिफोर स्टडिंग कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, हम थोड़ा सा बेसिक्स हम जान लेते हैं, जो हमने 11th 12th में पढ़ा था। 11th में पढ़ा था, 12th में नहीं पढ़ा था, ठीक है। बेसिक्स क्या है, बेसिक्स ये है कि जैसे आपने हमने वीडियो 1 में भी इसको डिस्कस किया था। हम्म, जैसे ये सर्कुलर पाथ है, और यदि सर्कुलर पाथ पर आप कोई मोशन हो रहा है, ठीक है। तो जब कोई मोशन होगा तो मोशन का एक डायरेक्शन होगा रेडियस के लॉन्ग, क्योंकि सर्कल क्या है, 2D है, ठीक है। सर्कल 3D नहीं है, 2D है। तो इसमें क्या होगा, एक मोशन होगा रेडियस के लॉन्ग और एक मोशन होगा टेंजेंट के लॉन्ग, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था कि जो रेडियस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, हमने यहाँ पे ईयर से डिनोट किया है। तो बहुत सारी किताब के अंदर आर कैप से डिनोट किया है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ओके। तो हम आर कैप ही यूज कर रहे हैं, आर कैप और ई आर कैप, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ये तो सिंबल है। तो ये आया था कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वीडियो नंबर 1, साइन थीटा जे कैप, ओके। और ऐसे ही यदि आपको टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं डिनोट करना, तो उसके लिए या तो रिप्रेजेंटेशन थीटा कैप होगा, अदरवाइज आप ई थीटा या ई टी कैप भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों चलेगा, ओके। ई टी कैप, और ये था आपका माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब हम इस मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर एक फोर्स आएगा जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th में, और बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा होगा, सीडो फोर्स। सीडो फोर्स क्या होता है, फॉल्स फोर्स होता है। तो जनरली क्या होता है, आप जानते हो, हमने वीडियो 1 में डिस्कस किया था कि दो तरह का फ्रेम होता है, ठीक है। देयर आर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, यदि आपको ये आइडिया नहीं है तो फर्स्ट वीडियो जाकर देखें। तो फर्स्ट जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसे इनर्शियल बोलते हैं, ठीक है। और इनर्शियल फ्रेम के अंदर लॉज ऑफ मोशन वैलिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका लॉज ऑफ मोशन है दैट इज वैलिड।
लेकिन जो इनर्शियल फ्रेम है इसको हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम भी बोलते हैं, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम को, सॉरी, नॉन इनर्शियल फ्रेम को एक्सेलरेटिंग फ्रेम भी बोलते हैं। ओके, तो इस फ्रेम के अंदर जो लॉज ऑफ मोशन है वो वैलिड नहीं होता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था वीडियो 1 में, लॉज ऑफ मोशन नॉट वैलिड। तो जब लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा तो लॉज ऑफ मोशन को वैलिड करवाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉल्स फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था वीडियो 1 में। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिकैप करवाया था। मान लीजिए कि ये सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर क्या है, यदि आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो सर्कल के अंदर एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है mv²/r। ओके, अब इतने ही अमाउंट का फोर्स जब क्या होगा, जब क्या कहते हैं, एक्चुअल एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उसको बोलते हैं स्यूडो एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी मान लीजिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन mv²/r है और ये सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है, ठीक है। तो इतने ही अमाउंट का एक्सेलरेशन जब अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मतलब क्या कहते हैं, इतने ही अमाउंट का एक्सेलरेशन लगेगा, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, दैट इज स्यूडो एक्सेलरेशन। ओके, और ये भी कितना होगा, mv²/r ही होगा, बट इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। यही स्यूडो फोर्स होता है। तो स्यूडो फोर्स मेनली कहाँ पे लगता है, रोटेटिंग फ्रेम के अंदर, ठीक है, या कोई भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर, जो फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसके अंदर ये अप्लाई होता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप सर्किल के अंदर मूव कर रहे हैं, सर्किल के अंदर दो यूनिट वेक्टर होता है, अभी हमने डिस्कस किया, एक होता है थीटा कैप, दूसरा होता है आर कैप। तो सर्किल के अंदर यदि किसी पार्टिकल का हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सम पार्टिकल जो है वो रेडियली मूव कर रहा है, ठीक है, और तो हम तीन वेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। तो पहला वेक्टर आपका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सर्किल के अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर को आप लिख सकते हैं आर इंटू आर कैप, ठीक है, आर कैप। और ये आर कैप क्या है, आर कैप का रेडियल यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये जो आर कैप है ये हो गया आर इंटू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। यदि आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, आप जानते हो वेलोसिटी v इक्वल टू डी आर बाई डी टी होता है, डी आर बाई डी टी होता है। वैसे आप लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी, और आर कितना है, आर इंटू आर कैप, ठीक है, आर कैप। ओके, तो इसे आप लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी आर कैप, ठीक है, प्लस आर डी आर कैप बाई डी टी। सब इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है, 2 मान लीजिए। अब देखिए, आप जानते हैं कि आर कैप कितना आपके पास है, आर कैप आपके पास है, ठीक है, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, साइन थीटा जे। दैट मीन्स डी आर बाई डी टी कितना होगा, मतलब आर कैप डॉट कितना होगा, डॉट का मतलब होता है डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो कितना होगा बताओ, तो डी बाई डी थीटा, मतलब डी बाई डी टी लगा रहे हो ना, ठीक है। तो डी बाई डी टी लगाओगे तो कितना हो जाएगा जी बताओ। हाँ, इसको करना पड़ेगा कितना, देखो, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी जे कैप। कितना हो जाएगा ये देखो, यहाँ पे कर लो नॉन नोट। ये डी अपॉन डी थीटा साइन कॉस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है भाई, माइनस साइन थीटा। और डी थीटा अपॉन डी टी कितना होगा, ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा हो जाएगा ना ये। तो ये ओमेगा हो जाएगा, ये इसको थीटा डॉट आप लिख लीजिए। तो माइनस साइन थीटा थीटा डॉट आई कैप प्लस डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट जे कैप। थीटा डॉट क्या है, कॉमन है, तो थीटा डॉट कॉमन है, चलो इसको अगले साइड में लिख लेते हैं, थीटा डॉट इज कॉमन। तो विद इन ब्रैकेट क्या है, विद इन ब्रैकेट है माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। आपने डिस्कस किया था कि माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे कितना होता है, थीटा कैप होता है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा डॉट इंटू थीटा कैप, ठीक है, थीटा कैप। गुड, एनी प्रॉब्लम, इसे भी इक्वेशन आप मान लीजिए। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं।
आपने आर कैप फाइंड आउट कर लिया ना, आर कैप, इसे पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू dr अपॉन dt इंटू आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। अभी आपने फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब ये जो डी आर बाई डी टी से हम आर डॉट लिख सकते हैं, तो आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है भाई। अब ये जो आर डॉट है, आर डॉट, ठीक है, इसे हम बोलेंगे रेडियल वेलोसिटी वी आर, और आर थीटा डॉट को क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी वी थीटा। एनी प्रॉब्लम? तो अभी तक हमने क्या क्या किया, अभी तक हमने ये पता किया है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर आर कैप क्या कितना था, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ऐसे टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर कितना था, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। फिर हमने क्या किया, हमने फाइंड आउट किया वी, और वी आपको कितना आया, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। थीटा मतलब ओमेगा, ठीक है, आर ओमेगा, ओके, आर ओमेगा। नाउ हमारा जो अगला टास्क है वो ये है कि हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है, डी वी बाई डी टी। तो इसे हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी, ठीक है। वी कितना है, वी आपका है आर डॉट आर कैप, ठीक है, प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, इतना है, ठीक है। इसे हम सॉल्व करते हैं भाई। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को, देन हम इस पार्ट पे फोकस करेंगे। तो डी अपॉन डी टी यू इंटू वी क्या होता है, यू डी वी बाई डी एक्स पढ़े हुए आपने, या भी प्लस भी डी यू बाई डी एक्स, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो डी अपॉन डी टी आर डॉट कितना होगा, आर डबल डॉट, ठीक है, आर डबल डॉट इंटू आर कैप प्लस, अब देखो हमें आर डॉट को डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो क्या होगा, आर डॉट बाहर आ गया, डी अपॉन डी टी आर कैप, ठीक है, आर कैप, ओके। तो ये हो गया डी आर कैप बाई डी टी। तो ये पार्ट हमारा एड्रेस हो गया, हम इस पार्ट को एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो जब इस पार्ट को एड्रेस करेंगे तो हम एक काम करते हैं, इसे हम मान लेते हैं पार्ट 1 और इसे मान लेते हैं पार्ट 2, ठीक है। इसे एक पार्ट मान लो, इसे दूसरा पार्ट मान लो, ठीक है। तो आपने पढ़ा है ना, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी होता है यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पार्ट को बाहर कर देते हैं, आर थीटा डॉट को। तो कितना बचेगा, डी थीटा कैप बाई डी टी प्लस, ठीक है, प्लस थीटा कैप को बाहर कर दो, डी अपॉन डी टी आर थीटा डॉट, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको स्लोली स्लोली मूव करते हैं, ठीक है। देखो भाई, आर डबल डॉट आर कैप आर डॉट डी आर थीटा बाई डी टी प्लस आर थीटा डॉट, ठीक है, आर थीटा डॉट डी थीटा कैप बाई डी टी बाई डी टी प्लस थीटा कैप, कहाँ गया, प्लस 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 आर थीटा कैप डी थीटा बाई डी टी, ये लिख लिया था ना इसको, हाँ इसको लिख लिया था। कितना है, डी बाई डी टी थीटा कैप डी बाई डी टी आर थीटा डॉट, ठीक है, आर थीटा डॉट। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो डी बाई डी टी आर कितना होगा, आर डॉट थीटा कैप, थीटा कैप नहीं होगा, कुछ गड़बड़, आर डॉट होगा, सॉरी, हाँ पहले लिख लो भाई, ठीक है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। डी बाई डी टी आर थीटा डॉट, यही है ना। चलो अब सॉल्व करो, ये पार्ट तो ऐसे रह जाएगा, आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर डॉट डी आर कैप बाई डी टी प्लस आर थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी प्लस थीटा कैप, ठीक है। अब देखो डी बाई डी टी आर कितना होगा, आर डॉट होगा, तो आर डॉट
थीटा डॉट, ठीक है, आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर डी बाई डी टी थीटा कैप, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये थीटा डबल डॉट, ठीक है, डबल डॉट, ये हो गया आपका। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, क्या बताया था हमने कि जो डी आर कैप बाई डी थीटा कैप है कितना में निकाला था, एज डी आर कैप बाई डी टी, ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है, थीटा डॉट थीटा कैप, ओके। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है थीटा डॉट निकालना, ठीक है, एंड ऑल्सो थीटा हमारे पास कितना है, थीटा कैप हमारे पास कितना है, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। तो इसीलिए अच्छा ये पार्ट हम निकाल रहे हैं, सॉरी, डी थीटा कैप बाई डी टी कितना होगा बताओ। तो डी अपॉन डी टी साइन थीटा है ना, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपको, ठीक है, कितना आएगा बताइए, डी अपॉन डी साइन थीटा कितना होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, सॉरी मतलब कॉस थीटा होगा, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा आई कैप थीटा डॉट प्लस साइन थीटा थीटा डॉट जे कैप, ठीक है। फिर से थीटा डॉट आप कॉमन ले लो, तो थीटा डॉट कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में क्या होगा, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, साइन थीटा जे ये माइनस होगा, सॉरी, तो ये हो गया माइनस थीटा डॉट इंटू आर कैप, कितना होता है ये आर कैप होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन आपके पास है एक्सेलरेशन का, आर डॉट आर कैप प्लस आर डॉट डी आर बाई डी आर कैप बाई डी थीटा डी टी, ये आपको ऑलरेडी आ चुका है, आर थीटा डॉट डी थीटा कैप बाई डी टी, ये भी आपको ऑलरेडी पता है इसका वैल्यू कितना होता है, प्लस थीटा कैप आर डॉट थीटा डॉट आर प्लस थीटा डबल डॉट, ये ऑलरेडी आ चुका है, इस वैल्यू को हम सेट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, नाउ हमारा जो एक्सेलरेशन है वो है आपका आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डॉट माइनस कितना निकाले थे, थीटा डॉट आर कैप प्लस थीटा कैप आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट इंटू थीटा कैप, ये ऑलरेडी आप फाइंड आउट किए हो। तो आर वाले को एक साइड कर लो, ठीक है, तो आर वाले को एक साइड कर लो, आर कैप, ठीक है, आर कैप तो कितना होगा आर डबल डॉट और कितना है ये आर थीटा डॉट स्क्वायर इंटू आर कैप, और क्या करो आप थीटा वाले को एक साथ कर लो, ठीक है, थीटा कैप वाले को, तो आर डॉट थीटा डॉट, ठीक है, तो टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट इंटू थीटा कैप, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कैसा कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है आपका रेडियल कंपोनेंट, मतलब अलोंग रेडियस एयर, और ये जो कंपोनेंट है ये आपका है टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट यानी ये है आपका ए थीटा, कहीं कहीं ए टी भी लिखते हैं तो दोनों राइट है, आप ए टी भी लिख सकते हो ए थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, किसके लिए है ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है, क्योंकि जब मोशन यूनिफॉर्म होता है इस केस में ओमेगा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो कंपोनेंट आया, रिलेशन जो आया वो क्या आया, देखिए रेडियल एक्सेलरेशन जो हमारे पास आया ए आर, ठीक है, दैट इज आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, दैट इज आर डबल डॉट, और थीटा डॉट कितना होता है ओमेगा होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो आर डबल डॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, गुड, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका है
टेंजेंशियल कंपोनेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन, दिस इज 80, और 80 हमने कितना निकाला है, 2r.θ प्लस r θ डबल डॉट, 2r.θ प्लस r θ डबल डॉट, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपको 1/r डी अपॉन डी आर, ठीक है जी, डी अपॉन डी आर, सॉरी डी टी, आई एम सॉरी, आर स्क्वायर थीटा डॉट। इसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आप याद कर लीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, तो इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है। गुड। तो आई थिंक यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट जब आप सर्कुलर मोशन में होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हो, ठीक है, तो पहले तो सर्कुलर मोशन जब होगा तो सर्कुलर मोशन में आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, रेडियस तो वेरी नहीं करता, ठीक है। तो इन सर्कुलर मोशन रेडियस क्या होता है, रेडियस कांस्टेंट होता है। तो जब रेडियस कांस्टेंट होगा तो आर डॉट क्या होगा, जीरो होगा, और आर डबल डॉट क्या होगा, वो भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये दोनों जीरो हो जाएगा तो इस केस में जो है वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी आपका हो जाएगा आर थीटा डॉट इंटू थीटा कैप, ठीक है, यानी आर ओमेगा, ठीक है, थीटा कैप, ओके, टेंजेंशियली होगा। और जो एक्सेलरेशन आपका होगा वो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये टर्म जीरो हो गया, आर डॉट वाला टर्म जीरो हो गया, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ कौन सा टर्म बच रहा है, आपके पास सिर्फ बच रहा है एक ये टर्म और एक ये टर्म, ठीक है। तो यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप, ठीक है। अब मान लीजिए जब मोशन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है कि आपका मतलब जो एंगुलर स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं होता, क्योंकि टेंजेंट पे हर एक पॉइंट डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो इन कारणों से एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी टर्म इज अनडिफाइंड टर्म, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड होता है, ओके। तो जो आपका जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड क्या है, सॉरी, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आपका एंगुलर स्पीड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब ओमेगा आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो देखिए इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आपका थीटा डॉट है मतलब ओमेगा, ये आपका होता है कांस्टेंट। तो जब ओमेगा कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा डबल डॉट क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब थीटा डबल डॉट जीरो होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है, ये टर्म, दिस टर्म, ये जीरो हो जाएगा। तो देयर फॉर वेलोसिटी v जो होगा वो आपका होगा आर ओमेगा थीटा कैप। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर कैप। समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, ये जो ओमेगा ओमेगा तो आप जानते हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हो माइनस ओमेगा 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 क्या लिखोगे आप, वी बाई आर। तो वी बाई आर तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, कितना हो जाएगा ये, माइनस वी स्क्वायर बाई आर आर कैप। समझ में आ रहा है। यहाँ पे माइनस साइन का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सब लिख सकते हैं ना, सब क्या लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर इंटू माइनस ईयर, ठीक है, माइनस, सॉरी ये बार बार मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जनरली ईयर यूज करता हूँ, ठीक है, और बुक जो है उन्होंने आर यूज किया है, ठीक है, बुक के अंदर, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज अब मत होइए, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। हाँ जी, तो सब लिख सकते हैं माइनस आर कैप। तो माइनस आर कैप का मतलब क्या होगा, ये सर्कल है, तो सर्कल में ये आपका आर कैप है, तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा माइनस आर कैप, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पता है तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स,
तो ये एक सर्कुलर पाथ है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन है। ओके, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मास से, ठीक है, मास से। तो यानी आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, इन सर्कुलर मोशन फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इन सर्कुलर मोशन force directed towards center of circular path, इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी यहाँ पे एफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एम इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कौन सा, रेडियल, और वो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वी ए स्क्वायर बाई आर। तो यही क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। और सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है, कौन से फ्रेम के अंदर, रोटेटिंग फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो इन यदि मान लो ये फ्रेम है, ये भी रोटेट, मान लो कि सपोज करो कि ये जो है ऐसा कोई एक्सिस है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने कुछ पहिया लगा दिया, ठीक है, ऐसा कोई रोटेटिंग व्हील लगा दिया, ठीक है। तो यदि ये व्हील रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये व्हील क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो ये कैसा फ्रेम होगा, ये फ्रेम होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम या रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम। तो यदि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, मान लो, ठीक है, यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, तो उसे क्या फील हो रहा है, उसे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, कि सपोज करो कि यदि ये इधर जा रहा है, ठीक है, तो उसे कैसा फील हो रहा है, ऐसे फील हो रहा है कि ये इधर जा रहा है। और यदि ये इधर जा रहा है तो उसे कैसा फील हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो, जैसे मान लो आप क्या करते हो, जैसे दो ट्रेन है और दोनों पैरेलल ट्रैक पे जा रही है, तो आपको क्या फील होता है कि जो ट्रेन, मतलब जो ट्रेन आप, ये दोनों ट्रेनें पैरेलल है, तो आपको लगता है ना कि दूसरी वाली जो ट्रेन है वो क्या कहते हैं, आपके जस्ट अपोजिट में जा रही है, ठीक है। तो यानी कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, ओके, वो हमेशा क्या होगा, वो रियल एक्सेलरेशन होगा, तो दैट इज टुवर्ड्स सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा, रियल के जस्ट हमेशा अपोजिट होगा, ठीक है, क्लियर है। तो सेंट्रीफ्यूगल कहाँ काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल काम करेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, ठीक है, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। समझ में आ गया आपको। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्लियर है, ठीक है। इट्स माय एडवाइस कि आप क्या करें कि जैसे कि आजकल जो है यूपीएससी में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। तो यूपीएससी में क्या होता है, जो क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है, ठीक है, तो 1 का 5 पार्ट होता है, ए बी सी डी ई, आपने क्वेश्चन देखा होगा, हमने पहले वीडियो में डिस्कस भी किया था, ए बी सी डी ई। तो इसमें आजकल ये क्या, इन्होंने क्या किया ना कि मतलब न्यूमेरिकल पूछना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे जीसी उपाध्याय की जो बुक है, ठीक है, जीसी उपाध्याय की, उसमें कुछ सॉल्व प्रॉब्लम दिया हुआ है, आप उसी पे कमांड कर ले, वो मोर देन एनफ होता है, उससे बियॉन्ड वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। या जो आपका क्या नाम है, एच सी वर्मा का जो बुक है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी किताब है वो, ठीक है। तो ये 10 मार्क का जो प्रॉब्लम है, ओके, उसको उसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है न्यूमेरिकल में थोड़ा एम्फेसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब मेरा एडवाइस तो ये हो गया, बस डीएस माथुर और जीसी उपाध्याय बना ले, बट यदि आपने एस सी वर्मा किया हुआ है तो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आप क्या कीजिए, आप सॉल्व कीजिएगा सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जितना भी क्वेश्चन होगा उसको एक बार आप गो थ्रू हो जाएगा, जो आपने 11 12 में पढ़ा होगा, ठीक है, या बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा होगा, उससे एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा, ओके। अगला कॉन्सेप्ट आपका है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कोरियोलिस फोर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम्स, कोरियोलिस फोर्स और यूनिफॉर्म रोटेटिंग फ्रेम्स, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है, सॉरी मतलब नेक्स्ट टॉपिक है। मान लीजिए कि देयर आर टू फ्रेम्स, ठीक है, दो फ्रेम है, ओके, और दोनों फ्रेम का ओरिजिन कॉमन है। तो ये फ्रेम नंबर 1 है और एक और फ्रेम है, ठीक है, हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। तो इन दोनों का जो ओरिजिन है वो कॉमन है, ठीक है, और
जेड एक्सिस भी कॉमन है, लेकिन एक्स और वाई एक्सिस उसका वैरी कर रहा है, ठीक है। जेड एक्सिस कॉमन है, तो ये पहला वाला फ्रेम है, दूसरा वाला फ्रेम जो जो रोटेट कर रहा है उसको बोलते हैं एस डैश फ्रेम, ठीक है, एस डैश। तो एस डैश कैसा फ्रेम है, ये रोटेटिंग फ्रेम है। और ये जो आपका एस है, ठीक है, जिसे हम रेड कलर से डिनोट कर रहे हैं, ये आपका रेस्ट फ्रेम है। रेस्ट फ्रेम का मतलब इनर्शियल फ्रेम। तो एस आपका इनर्शियल फ्रेम है, एस एस आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, आ रहा समझ में। क्योंकि दोनों का क्या कहते हैं, ओरिजिन कॉमन है, तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ये रोटेट कर रहा है, ये बोला एस डैश फ्रेम, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे घूम रहा है, एस डैश, ओके। कितना स्पीड से घूम रहा है, तो ये मान लो ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, ठीक है जी, ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। तो ये आपका जेड आई हो गया, मतलब जेड इनर्शियल का एक्सेस हो गया। और दूसरा वाला हो गया, हम कलर यूज कर लेते ताकि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए, ठीक है। तो दूसरा हो गया जेड रोटेटिव, ठीक है, जेड रोटेटिव। तो दोनों का जेड एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस दोनों का कॉमन है, कॉमन है, गुड। ऐसे में क्या होगा, इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कॉमन होगा, ठीक है। इस पॉइंट से मान लीजिए कि हमें पता कर लीजिए ओरिजिन क्या दोनों का कॉमन है, तो जब दोनों का ओरिजिन कॉमन है, ठीक है, तो यानी कि फ्रेम एस से और फ्रेम एस डैश दोनों से क्या होगा, दोनों से डिस्प्लेसमेंट कॉमन होगा। तो मान लो किसी पॉइंट पी पे हम पार्टिकल को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो पार्टिकल का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इनर्शियल प्लस पार्टिकल का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू आर होगा, ठीक है, इक्वल टू आर। ये दोनों कॉमन है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए, ये कौन सा एक्सिस है, ये आपका वाई रोटेटिंग है, ये आपका एक्स रोटेटिंग है, और ये आपका जो है, ये आपका एक्स आई है, और ये आपका वाई आई, ये इनर्शियल है, ठीक है। तो लैंग्वेज तो आप लिख दोगे, लैंग्वेज लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लैंग्वेज आप लिख लोगे, ठीक है, कि देयर आर टू फ्रेम्स, ओके, एंड बोथ फ्रेम आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, एंड जेड एक्सिस इज कॉमन, ओरिजिन इज कॉमन, ये आप लिख लोगे। तो एज बोथ फ्रेम्स हैव कॉमन ओरिजिन, as both frames have common origin, तो इनका जो पोजीशन वेक्टर है वो सेम होगा। तो आर आई इक्वल टू क्या होगा, आर आर इक्वल टू क्या होगा, आर, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। अब P एक पार्टिकल है जो किसी फ्रेम के अंदर स्टेशनरी है, ठीक है, तो मान लो ये P एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये S फ्रेम के अंदर है, कहाँ पे है ये, S फ्रेम के अंदर है, और इसे हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं S डैश फ्रेम से, ठीक है, ओके। सो इफ द पार्टिकल P इज स्टेशनरी इन S फ्रेम, एस फ्रेम कैसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, एस फ्रेम, ओके, एस फ्रेम। द ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम एस डैश, तो जो ऑब्जर्वर जो रोटेटिंग फ्रेम एस डैश के अंदर होगा उसे क्या लगेगा, उसे लगेगा कि जो पी जो है, पी क्या कर रहा है, पी रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर इन एस डैश फ्रेम जो कि रोटेटिंग फ्रेम है, तो ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रेम एस डैश विल ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेगा, दैट पार्टिकल पी जो है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, पी इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है, विथ वेलोसिटी v इक्वल टू माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, माइनस ओमेगा क्रॉस आर। इस वेलोसिटी से इसको लगेगा कि ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों है, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि ऑब्जर्वेशन हम कहाँ से कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं रोटेटिंग फ्रेम से, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, तो देयर फॉर आप लिख सकते हो, ठीक है, कि डी आर बाई डी टी मतलब चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम इक्वल टू
डी आर बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, जो फ्रेम रेस्ट में है, ठीक है, माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर। और ये माइनस टर्म क्यों आया? तो माइनस टर्म क्या है? फिक्टिशियस टर्म है। कैसा टर्म है? ये जो टर्म आया, ठीक है, ये कैसा टर्म है? ये स्यूडो फोर्स है, ठीक है, ये स्यूडो टर्म है। और स्यूडो टर्म क्यों आया? स्यूडो टर्म इसलिए आया क्योंकि हम रोटेटिंग फ्रेम से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन डिराइव हो गया कि डी आर बाई डी टी इंटू आई इक्वल टू डी आर बाई डी टी रोटेटिंग प्लस ओमेगा क्रॉस आर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो बाद में हम क्या करेंगे? बाद में से हम ट्रीट करेंगे एज एन ऑपरेटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट। तो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन होल्ड गुड फॉर ऑल वेक्टर्स, ठीक है, रिलेटिंग टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर इन फ्रेम एस एंड एस डैश। यानी कहने का मतलब कोई भी वेक्टर जो एस और एस डैश के अंदर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो हर एक वेक्टर के लिए क्या होगा? ये ऑपरेटर इक्वली एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर हम किस वेक्टर पे ऑपरेट कर रहे हैं? यहाँ पर हम ऑपरेट कर रहे हैं आर वेक्टर के ऊपर। आर 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 इसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। आ रहा समझ में? ठीक है। तो देखो भाई, सो अब हम इक्वेशन जो है अब इक्वेशन होल्ड्स गुड for all vectors and relate the time derivative of vectors in frame S and S dash, S and S dash। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया? रिलेशन आ गया डी बाई डी टी इंटू इनर्शियल फ्रेम इक्वल टू डी बाई डी टी रोटेटिंग फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस वॉट एवर बी द वेक्टर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। इस चीज़ को मगअप कर लेना है आपको, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर मगअप, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा? यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, क्या रिलेशन आएगा बताइए? तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, यदि मान लीजिए यहाँ पे आर है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा वी आई इक्वल टू वी रोटेटिंग प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है मेंस 2007 में। क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए आप, सी दिस क्वेश्चन। Derive the relation v equal to v naught plus omega cross r, where v naught is the velocity of particle located at r in fixed frame of reference s, and v that observed in frame s dash rotating with angular velocity omega with respect to s but having the common origin। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है भाई। आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखिए आपके पास रिलेशन क्या है? रिलेशन आया कि डी बाई डी टी इनर्शियल फ्रेम इक्वल टू डी बाई डी टी रोटेटिंग फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये रिलेशन आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसे हम ऑपरेट करते हैं वी आई के ऊपर, ठीक है। सो नाउ इससे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर ए। सो ऑपरेटिंग इक्वेशन ए ओवर वी आई, ठीक है, वी आई वी आई। तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो डी अपॉन डी टी वी आई, और ये कौन सा फ्रेम है? ये आपका इनर्शियल फ्रेम है, इक्वल टू डी अपॉन डी टी रोटेटिंग फ्रेम, तो डी अपॉन डी टी वी आई रोटेटिंग फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस वी आई, क्योंकि ऑपरेट किस पे हम कर रहे हैं? हम ऑपरेट कर रहे हैं वी आई के ऊपर।
और वी आई हमारा कितना है, तो वी आई हमारा है वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ लिख लीजिए वी आई कितना हमारा है, दैट इज वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। क्लियर है, इस वैल्यू को सेट कर दीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी टी वी आई इनर्शियल इक्वल टू डी अपॉन डी टी। वी आई कितना है, तो वी आई आपका है वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम, प्लस ओमेगा क्रॉस वी आई कितना है, वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर कितना है, इसे सॉल्व कीजिए, कितना होगा ये, डी बाई डी टी वी आर डी वी आर बाई डी टी प्लस डी ओमेगा बाई डी टी डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी। और हाँ, एक चीज़ नोटिस कर दीजिए, रोटेटिंग फ्रेम है, ठीक है, इट इज रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम प्लस प्लस, ठीक है, प्लस ओमेगा क्रॉस वी आर, तो ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर, तो ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ ना, तो फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, सॉरी। क्रॉस आर, ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, डी अपॉन डी टी वी आई कितना होगा, ए आई होगा, तो ये आपका हो गया ए आई इक्वल टू डी अपॉन डी टी, ठीक है, इंटू वी आर कितना होगा, ए आर होगा, तो ये आपका हो गया ए आर, ध्यान से देखिए, ठीक है, प्लस, ओके, अच्छा यहाँ तो हम क्या कहाँ जा रहे हैं, ए आर डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर, ठीक है, तो डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर। अब एक काम करो, ये जो ओमेगा ये तो आपका कांस्टेंट है ना, क्योंकि अर्थ जो है, ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, अर्थ पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो ओमेगा आपका कांस्टेंट है, ओके, तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो डी ओमेगा डी टी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो इस टर्म को जीरो कर दीजिए आप, ये जीरो हो गया। अब ये है ओमेगा क्रॉस कितना है, डी आर बाई डी टी है ना, डी आर बाई डी टी है, अच्छा ठहरो ठहरो ठहरो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया आपका ए आई इक्वल टू, ये हो गया ए आर, ठीक है, सॉरी यार थोड़ा, ये हो गया जीरो, ठीक है, ये जीरो हो गया, ये हो गया आपका अच्छा इसको पहले लिख लो, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, आर प्लस, अच्छा देखिए यहाँ पे ये ओमेगा है, और डी आर बाई डी टी क्या होगा, डी आर बाई डी टी आपका वी हो जाएगा, वी आर हो जाएगा, आ रहा समझ में, तो ये हो गया ओमेगा क्रॉस वी आर, और यहाँ पे ओमेगा क्रॉस वी आर है, ठीक है, तो टू टाइम ओमेगा क्रॉस वी आर हो जाएगा, तो टू टाइम ओमेगा क्रॉस वी आर, ठीक है, ओमेगा क्रॉस वी आर, ओके, क्लियर हो गया ना, ये जो टर्म है, ये टर्म, ठीक है, ये टर्म कितना हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा वी आर हो जाएगा, ठीक है, तो ओमेगा क्रॉस वी आर, ओमेगा क्रॉस वी आर, तो टू टाइम ओमेगा क्रॉस वी आर हो गया, ठीक है, वी आर हो गया, ओके। तो अब यहाँ से जो आपके पास रिलेशन आया वो इस तरह से है, ठीक है, तो देयर फॉर हमारे पास रिलेशन है कि ए आई इक्वल टू ए आर प्लस टू ओमेगा क्रॉस वी आर, ठीक है, क्रॉस वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, तो एम ए आई इक्वल टू एम ए आर प्लस टू एम ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस एम ओमेगा क्रॉस आर, गुड। अब
आप जानते हो कि जब रोटेटिंग फ्रेम में हम काम करेंगे, ठीक है, तो इन रोटेटिंग फ्रेम तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो आपका रोटेटिंग एक्सेलरेशन होता है एफ आर, ठीक है, वो क्या होता है एफ इनर्शियल फ्रेम प्लस एफ ओ। यहाँ पे एफ ओ क्या है, फिक्टिशियस फोर्स, सीडो फोर्स, ये आपका सीडो फोर्स है, समझ में आ रहा है, सीडो फोर्स। तो ये जो आपका आया है कि क्या है आपका एम ए आई, तो ये आपका हो गया एम ए आई प्लस ये जो एम ए आर है वो एफ आर है, और एफ आर को हम लिख सकते हैं एफ आई प्लस एफ ओ, ठीक है। तो ये हो गया एफ आई प्लस एफ ओ प्लस 2m ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस m ओमेगा, ठीक है, क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है आर। अब देखो ये जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये टर्म, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी आपके पास जो है एफ आर वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -2m ओमेगा क्रॉस वी आर। एक टर्म तो ये आ गया, सेकेंड टर्म आपके पास आ गया -m ओमेगा क्रॉस आर, ये सेकेंड टर्म आ गया, ठीक है। तो ये पहला टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। अब इन दो टर्म को हम समझते हैं क्या है ये टर्म। तो हमारे पास है एफ आर इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस वी आर माइनस m ओमेगा क्रॉस आर। गुड। ये जो टर्म है पहला टर्म, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। और ये जो टर्म है इसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। तो एक बार जरा हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है, ठीक है। What do you mean by term Coriolis force? ठीक है, ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। बता दोगे आप, कर दोगे इस क्वेश्चन को। डिफाइन Coriolis force, राइट एक्सप्रेशन फॉर इट, लिख दोगे थ्रू सुटेबल एग्जांपल। एक्सप्लेन व्हाई दिस फोर्स वेरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ सिस्टम एंड फॉर डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ द कंसर्टेड पार्टिकल। इसको हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। राइट नोट ऑन Coriolis force, इनर्शियल फ्रेम एंड रोटेटिंग फ्रेम, लिख दोगे। Explain what is Coriolis force mean. Discuss the action of Coriolis force on body freely falling on latitude. ये हम क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट है। If the Earth will be एप्लीकेशन पार्ट, इसको हम कल करेंगे। Define Coriolis force, obtain the expression for Coriolis force, कर दोगे इस पार्ट को। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है एप्लीकेशन, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग रिलेटिव टू रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कर दोगे। एक्सप्लेन द टर्म रिप्रेजेंटिंग Coriolis force, अभी हमने डिस्कस किया है। अब ये भी जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग एप्लीकेशन पार्ट है, अब ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। ड्राइव एक्सप्रेशन बी इक्वल टू वी नॉट प्लस ओमेगा क्रॉस आर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सो यूजिंग द अबव रिलेशन, मतलब इस रिलेशन के द्वारा जो है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एस गेट्स मॉडिफाइड, पार्टिकल इन एस गेट्स मॉडिफाइड इन एस डैश होगा, ठीक है, गलती से दो बार रिपीट हो गया। गिविंग राइज टू वेरियस फिक्टिशियस फोर्स, आइडेंटिफाई द कोरियोलिस फोर्स एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन द फ्लो ऑफ रिवर। तो देखो यहाँ तो हमने कर लिया, और ये जो फ्लो ऑफ रिवर है ना, इस पार्ट को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट है। रिजिड बॉडी इज स्पिनिंग विथ वेलोसिटी ओमेगा ऑफ इतना, ये भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट है, ओके। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं कि सो दैट सपोज दैट एस फ्रेम इज रोटेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड फ्रेम हैविंग सेम ओरिजिन, ठीक है। assuming that the angular velocity omega is given by this, तो ओमेगा दिया हुआ है, और पोजीशन वेक्टर आर जो है वो आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, कोरियोलिस एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो निकाल लीजिएगा कोरियोलिस एक्सेलरेशन। कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्सप्रेशन। कोरियोलिस फोर्स का एक्सेलरेशन है 2m, सॉरी एक्सप्रेशन क्या है 2m, सॉरी क्या है ओमेगा क्रॉस वी आर, ये है ना, कहाँ है कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ये है ना, -2 ओमेगा क्रॉस वी आर। ये टर्म क्या है, कोरियोलिस टर्म है, ठीक है, यही कोरियोलिस फोर्स है आपका। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ओमेगा आपको पता है, ठीक है, वी आर आपको पता है,
दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए आर दिया हुआ था, आर से वी आर निकाल लोगे ना, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ यही क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे ओमेगा ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और टर्म क्या होता है? टर्म होता है -2, क्या था? ओमेगा, क्या था ये टर्म? सॉरी, टर्म था -2 ओमेगा क्रॉस वी आर, यही टर्म था। और वी आर आपको पता है, वी आर कैसे निकालते बताइए? वी आर क्या होगा? डी आर बाई डी टी होगा, ठीक है। आर आपको दिया हुआ है, तो आर जब दिया हुआ है तो यहाँ से वी आर आप निकाल लोगे, ओमेगा ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो निकाल लीजिए यहाँ से एक्सेलरेशन। और टाइम कितना दिया? टाइम दिया 1 सेकंड, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, 2013 में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। Derive the expression for Coriolis force and show that force is perpendicular to velocity and axis of rotation. What is the nature of force? ये भी आप कर लीजिएगा, 16 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये जो 22 है क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, ठीक है। ओके, सो आज हम लोग लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।